टोटल 8 क्वेश्चन है आप लोगों के सामने जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं। अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, इसके बाद में आंसर बताऊंगा। मैच कर नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर लिखेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर बात करा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बारे में। इनको रिसेंटली अभी 2018 में सियोल पीस प्राइज दिया गया। ये इनको दिया गया सियोल पीस फाउंडेशन प्राइज फाउंडेशन के द्वारा। ये किस पर्पज के लिए इसको यहां पर दिया गया, एक वर्ड यूज किया गया था इंसुलेटेड, वो वर्ड मोदी जी के नाम के आगे कुछ और ऐड कर यहां पर बोला गया था कि मोदी जी ने ये किया है। तो बोला गया कि सोशल और जो यहां पर हमारी कंट्री में इकोनॉमिक जो डिस्पैरिटी है, यानी कि अमीरी और गरीबी के बीच की खाई को कम किया है इन्होंने। तो यहां पर ये शब्द क्या है पर्टिकुलर, जो कि काफी न्यूज में भी था उस टाइम, ये आप लोगों को बताना है और ये आप लोगों को पता भी होना चाहिए। यहां पर बात की जा रही है भारत के मन की बात। एक रिसेंट में किसी राज्य के चीफ मिनिस्टर के द्वारा यहां पर इसको स्टार्ट किया गया। लगभग 2 लाख यूथ के साथ उनके द्वारा इंटरेक्शन किया गया। तो इस कैंपेन को इनके द्वारा बोला गया भारत के मन की बात। तो कौन सा राज्य है यहां पर जिसके चीफ मिनिस्टर के द्वारा ये इंटरेक्शन किया गया, काफी इंपोर्टेंट है, पता होना चाहिए। रिसेंटली अभी यहां पर कौन सी कंट्री का कॉन्फिडेंशियल डेटा जो है लगभग 14,000 जो लोग हैं उनका HIV से रिलेटेड ये बोला गया कि ऑनलाइन लीक हो गया और यहां पर ये चोरी कर लिया गया। तो ये कौन सी कंट्री का डेटा है ये बताना है। कंचनजुंगा नेशनल पार्क या फिर कंचनजुंगा बायोस्फीयर रिजर्व, ये बताना है आप लोगों को ये पर्टिकुलर एरिया कहां पर लोकेटेड है। नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य, इतना बता देता हूं, तो आप लोगों को पर्टिकुलर राज्य का नाम बताना है। बात की जा रही है इंडिया 100 एयरपोर्ट अभी रिसेंटली इनोग्रेट किया गया। कौन से राज्य में ये एयरपोर्ट इनोग्रेट किया गया, और ये यहां पर फर्स्ट एवर एयरपोर्ट था इस राज्य में, यानी कि इस राज्य में इससे पहले कोई एयरपोर्ट भी नहीं था। चलिए एक और इंटरेस्टिंग आप लोगों को यहां पर बात बताता हूं। आप लोग अगर क्वेश्चन का आंसर यहां पर देना चाहेंगे तो दे पाएंगे। ये जो है यहां पर ये आंसर और ये आंसर, ये दोनों एक ही राज्य के नाम यहां पर आने हैं। आई थिंक अब आप लोग यहां पर क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए एक टिप है, ठीक है। तो देखता हूं कितने लोग अच्छे से आंसर इसका देते हैं। आइए आगे चलते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज यहां पर ये किस डेट में ऑब्जर्व किया जाता है। जो लास्ट वाला अभी ऑब्जर्व किया गया उसमें बोला जा रहा है विद साइन लैंग्वेज एवरीवन इज इंक्लूडेड, ये थीम थी इसकी। और इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज यानी कि जिनको सुनता नहीं है वो हाथों के हिसाब से वो साइन लैंग्वेज कर सुनाते हैं। जैसे रिसेंटली अभी अगर आप लोगों ने देखा होगा कई सारे जो सिनेमा हॉल है जहां पर आप लोग मूवीज देखने जाते हैं, वहां पर जो हमारा राष्ट्रीय गान है उसको यहां पर साइन लैंग्वेज में भी गाकर सुनाया जाता था, ठीक है। तो उसी को आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो बोला जा रहा है कि विद साइन लैंग्वेज एवरीवन इज इंक्लूडेड, यानी कि हर एक को इंक्लूड करना है साइन लैंग्वेज का यूज करके। नेक्स्ट आप लोगों के सामने यहां पर क्वेश्चन है, बताया जा रहा है फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन किस कंट्री के द्वारा अभी रिसेंटली स्टार्ट की गई, जो कि एनर्जी एफिशिएंट ट्रेन आप लोग बोल सकते हैं। 2 पर्सनैलिटी के नाम आप लोगों को बताना है जिनको अभी रिसेंटली बॉलीवुड पर्सनैलिटी है, अभी इनके द्वारा एम्बेसडर बोला गया स्किल इंडिया प्रोग्राम का, और ये मूवी भी काफी चली, काफी न्यूज में भी थी। तो दोनों पर्सनैलिटी के नाम आप लोगों को बताने हैं। तो ये था टोटल हमारे 8 क्वेश्चन। अभी आप लोगों को आंसर बताऊंगा, मैच कर नीचे कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर लिखेगा। इससे आप लोगों का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, भले ही 0 क्यों ना हो पर लेकिन आप लोगों को स्कोर लिखना है। इससे ये होगा कि हाँ इतना आज मैंने सीखा है। सबसे पहले बात की जा रही है यहाँ पर ये सब जो यूज किया गया इसको मोदी, और मोदी में यहाँ पर इकोनॉमिक्स यानी कि मोदीनोमिक्स इसको बोल दिया गया। तो यहाँ पर ये मोदीनोमिक्स शब्द यूज किया गया कि गरीबी और अमीरी के बीच की खाई इनके द्वारा भरी गई है, इसी के लिए सियोल पीस प्राइज इनको दिया गया। सियोल ये साउथ अफ्रीका की साउथ कोरिया की कैपिटल है, ठीक है। तो उसके नाम पर इसका प्राइज का नाम रखा गया जिसको सियोल पीस प्राइज फाउंडेशन के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा बोला गया भारत के मन की बात। तो मोदी जी के मन की बात के नाम के आगे इन्होंने भारत के लगा दिया, उसको बोला मन की बात। 2 लाख यूथ के साथ में डायरेक्ट इंटरेक्शन इनके द्वारा किया गया। सिंगापुर की बात की जा रही है, वो कंट्री जहां पर लगभग 14,000 लोगों का बोला गया HIV से रिलेटेड डेटा जो है वो लीक हो गया या फिर चोरी कर लिया गया। ये देखिए प्राइवेसी वाली बात होती है, अगर किसी का डेटा चोरी हो जाता है तो ये सही तरीका नहीं है। कंचनजुंगा नेशनल पार्क या फिर कंचनजुंगा बायोस्फीयर रिजर्व ये आप लोगों को सिक्किम के अंदर देखने को मिलेगा, और ये भी जो सा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी सिक्किम ही है, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया था दोनों के आंसर सिक्किम है। सिक्किम को एक बार देख लीजिए, होगा सिक्किम हमारी कंट्री का ओनली वेस्ट बंगाल वाला राज्य इसको टच करता है, और बाकी इंटरनेशनल बाउंड्री यहाँ पर सिक्किम को देखने को मिलेगा नेपाल, भूटान और चाइना। चाइना है यहाँ पर, वैसे इसे तिब्बत बोलते हैं पर लेकिन चाइना के द्वारा ही कैप्चर किया गया, आज की डेट में कंट्रोल में है, तो इसलिए आप लोग इसको चाइना ही बोलिए। तो 3 इंटरनेशनल बाउंड्री और ओनली एक सिंगल स्टेट हमारी कंट्री का इसको टच करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहाँ पर, ये इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज 23 सितंबर को हर साल यहाँ पर ये ऑब्जर्व किया जाता है ग्लोबली। विद साइन लैंग्वेज एवरीवन इज इंक्लूडेड, ये थी अब की बार की थीम। जर्मनी है ये कंट्री जिसके द्वारा फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन यहाँ पर स्टार्ट की गई, एक एनर्जी एफिशिएंट ट्रेन आप लोग इसको बोल सकते हैं। वरुण धवन और अनुष्का शर्मा
को यहाँ पर जो स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इनकी एक मूवी आई थी, लिया होगा आप लोगों को याद, सुई धागा, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ पर इन्होंने लोकल एरिया में जा जाकर वहां पर जिसके अंदर जो भी टैलेंट है उसको सामने निकाल कर लेकर आए, तो इसकी वजह से भी काफी न्यूज में था। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सुई धागा। तो वरुण धवन और अनुष्का शर्मा को स्किल इंडिया कैंपेन का हमारी कंट्री में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। आइए चलते हैं अपने अगले सेक्शन की ओर। यहाँ पर आप लोगों के सामने है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात कर रहा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आप लोगों को बताना है। सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है जो इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ पर ट्रांसफर करने की बात की जा रही थी बैलेट पेपर, यानी कि जो लोग बाहर रहते हैं और वो भी अपनी वोट अगर डालना चाहते हैं, जैसे कि फॉरेन में कोई रहता है या फिर हमारी कंट्री की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो यहाँ पर इसको यूज करना चाहते हैं, तो ये सिस्टम डेवलप किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा और हेल्प ली गई यहाँ पर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी कि सीडेक। तो इसको यूज किया गया वोटर सर्विस के लिए, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया कि ये फुल्ली सिक्योर्ड है, जो कि 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम यूज करता है। तीसरी स्टेटमेंट, यहां पर पर्सन जो वर्किंग है पार्लियामेंट, जो वर्किंग है पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर, मिलिट्री या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर डिप्लॉय है मिशन पर आउटसाइड कंट्री, वो यहां पर इसका सर्विस वोटर का यूज यहां पर कर सकते हैं। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 1 एंड 3 ओनली, सी में बोला गया 1 एंड 2 ओनली, डी में बोला गया 2 एंड 3 ओनली। तो सही आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। सही आंसर है इसका यहाँ पर ये है 1 एंड 3, यानी कि क्या हो गया यहाँ पर बी आंसर। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो बोला गया है ये 3 लेयर सिस्टम, ये गलत है। यहाँ पर ये 2 लेयर सिस्टम है। एक आप लोगों को पिन कोड से सिक्योर होगा और दूसरा ओटीपी यानी कि 1 टाइम पासवर्ड आप लोगों के पास में आएगा। इसके बेस पर आप लोग ये अपनी वोट डाल सकते हो। यानी कि बोला गया कि कोई भी इसमें प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, डायरेक्ट आप लोगों की वोट जिसको पहुंचानी है उसको पहुंच जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये डेवलप किया गया है, किसके साथ में हेल्प कर यहाँ पर ESCDEC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है और किसके लिए? वो पर्सन जो हमारी कंट्री के बाहर अपना अलग अलग मिशन पर है, किसी भी कंट्री में जो एम्बेसडर है, या फिर जो पैरामिलिट्री फोर्सेज जो अलग अलग राज्य में ड्यूटी पर लगी हुई है, या फिर जो गवर्नमेंट ऑफिसर है यहाँ पर जो कि पर्टिकुलर ड्यूटी पर कहीं पर लगे हुए हैं इलेक्शन में, तो वो इसका यूज कर सकते हैं। तो आंसर भी हो गया, कोई भी स्टेटमेंट बने तो याद रखना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है उड़ान स्कीम के बारे में। उड़ान स्कीम की फुल फॉर्म अगर आप लोगों से कोई पूछे तो इसको बोलते हैं उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। यानी कि आम इंसानों को भी हवाई जहाज की यात्रा करानी है। उड़ान स्कीम एक फ्लैगशिप स्कीम है यूनियन गवर्नमेंट की, जो कि यहाँ पर एयर ऑपरेशन जो अनसर्व्ड एरिया, यानी कि जहां पर किसी के द्वारा अब तक कोई रूट स्टार्ट नहीं किया गया है, कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए रीजनल एरिया में, प्रमोट करने के लिए रीजनल ग्रोथ, खासकर फ्लाइंग अफोर्डेबल बनाने के लिए जो जनता है उनके लिए इसको स्टार्ट किया गया। उड़ान स्कीम का जो की कंपोनेंट है यहाँ पर बात की जा रही है। जो उड़ान स्कीम यहाँ पर जो हमारी कंट्री में नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी है उसका एक की कंपोनेंट है, जो कि लॉन्च की गई 2016 में। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 एंड 2, डी में बोला गया नन ऑफ द अबोव। सही आंसर बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। सही आंसर है इसके यहाँ पर बी, वो सी, यानी कि दोनों सही है। यहाँ पर पहली स्टेटमेंट सही है, ये लोकल एरिया में ताकि गरीबों को भी यहाँ पर इसका फायदा हो सके, इसके लिए 2017 में इसको लॉन्च किया गया। बाकी जो हमारी कंट्री की नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी है, यानी कि अगर राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति की हम लोग बात करें, उसके बारे में अगर आप लोग याद रखेंगे तो अच्छी बात यहां पर यह है बेसिकली कि ये 2016 में जो स्टार्ट की गई ये यहाँ पर पॉलिसी है, और यहाँ पर जो ये उड़ान स्कीम स्टार्ट की गई है 2017 में स्टार्ट की गई है। तो दोनों को कंफ्यूज नहीं करना है। जहां जहां पर ही पुराने टाइम में पट्टियां बनी हुई थी हवाई जहाज को उड़ाने के लिए, वहां पर भी हवाई जहाज को स्टार्ट किया गया इस स्कीम के तहत, ताकि कनेक्टिविटी भी बनाई जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। यहाँ पर ये डिफेंस से रिलेटेड बात की जा रही है भाभा कवच के बारे में। तो भाभा कवच जो है यहाँ पर इससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? पहला बोला गया कि डेवलप किया गया यहाँ पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के साथ मिलकर DRDO, इनका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। दूसरा बोला गया इंडिया के द्वारा फर्स्ट ये लाइटेस्ट इंडिजिनियसली जो ब्लूट प्रूफ जैकेट है, जो कि अब तक यहाँ पर हमारी कंट्री में डेवलप की गई है। भाभा कवच ओनली 9.2 किलोग्राम का है। ये कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया ओनली 2, बी में ओनली 3, बी में बोला गया 1 एंड 2, सी में बोला गया 1 एंड 3, डी में बोला गया 2 एंड 3। सही आंसर बताइए। तो जो सही आंसर है यहाँ पर इसका A, B, C, F, D। तो जो सही आंसर है इसका ये है D। यहाँ पर बोला गया है ऑर्डिनेंस बोर्ड फैक्ट्री के द्वारा बनाया गया, पर लेकिन यहाँ पर DRDO गलत है। ऑर्डिनेंस जो बोर्ड फैक्ट्री है इसके साथ में यहाँ पर बात की जा रही है मेदिनी, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं, इससे आप लोगों से क्वेश्चन भी बन सकता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर बोला गया है MIDHANI, ठीक है ना। तो ये है यहाँ पर इसका नाम आप लोग याद रखते हैं।
ये मिस्र धातु निगम लिमिटेड एक पीएसयू है जो कि हमारी कंट्री में ये डिफेंस जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर में आता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर मिलकर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के साथ में काम किया और इसके द्वारा यहाँ पर ये कवच बनाया गया जिसको भाभा कवच के नाम से पुकारा जाता है। एक तरीके की बुलेट प्रूफ जैकेट है ये, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर डी हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात कर रहा है लैंग्वेज के बारे में। अभी रिसेंटली काफी न्यूज में है, तो सही स्टेटमेंट बतानी है। लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट अडॉप्ट कर सकते हैं यहाँ पर वन और मोर लैंग्वेज यूज करने के लिए, यहाँ पर हिंदी या फिर कोई दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेट के अंदर में। दूसरा बोला गया कि जो प्रोसीडिंग होती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर, या फिर आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर ये बोला जा रहा है इंग्लिश और हिंदी ओनली में आप लोगों को देखने को मिलेगी। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया ओनली वन, बी में बोला गया ओनली टू, सी में बोला गया बोथ वन एंड टू, डी में बोला गया नन ऑफ द अबोव। तो सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो जो सही आंसर होगा यहाँ पर इसका वो है ए, यानी कि ओनली वन। रीजन क्या है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कोई फंडा नहीं है यहाँ पर कि हिंदी यूज की जाएगी, ओनली इंग्लिश यूज की जाएगी तब तक कि पार्लियामेंट कोई ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करा देती है। क्योंकि साउथ इंडिया के जो राज्य आप लोगों को पता है वहां पर ओनली इंग्लिश आप लोगों को एक अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है अगर नॉर्थ इंडिया के साथ में कंपेयर कर चलते हैं तो। बाकी गवर्नर के हाथ में पावर होती है प्रेसिडेंट से प्रीवियस कंसर्न करके वो किसी भी राज्य में एक से दो ज्यादा लैंग्वेज देखने को मिलेगी। आप लोग खुद भी चेक कर सकते हैं, जैसे हिंदू न्यूज़पेपर की वीडियो आती है उसमें आप लोगों को जैसे स्टेट के बारे में बता रहा हूं तो कई सारे राज्यों में आप लोगों को डबल डबल लैंग्वेज देखने को मिलती है। तो आप लोग अपने राज्य की भी लैंग्वेज याद रखिएगा कि ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है और एडिशनल कौन सी यूज की जा रही है। ये क्वेश्चन आप लोगों से इंटरव्यू में डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं, तो ये एक तरीके से जागरूकता का पॉइंट है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर? इसका आंसर ए हो गया। और नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा ताकि आप लोगों को याद रह जाए। आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात कर रहे हैं श्री, जो हम लोग हरिकोटा आइलैंड की बात करें जिससे हमारे मिशन लॉन्च किए जाते हैं, सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। तो ये इसके बारे में स्टेटमेंट है, बोला जा रहा है कि ये एक तरीका स्प्लेंडिंग, यहाँ पर स्प्लेंडेड शेप आइलैंड है जो कि एक बैरियर की तरीके से काम करता है पुलकित लेक के और बे ऑफ बंगाल के बीच में। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कि यहाँ पर ये इंडिया का ओनली इकलौता लॉन्च सेंटर है। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है ये बताना है। ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ वन एंड टू, डी में बोला गया नाइदर वन नो टू। तो सही आंसर बताइए। तो आंसर ए बी सी डी देखने से पहले आप लोग यहाँ पर एक बार इसकी लोकेशन देखिए, तब आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ये यहाँ पर आप लोगों को पुलकित लेक नजर आ रही है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, अब आप लोग यहाँ पर इसको अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। ये यहाँ पर हो गई पुलकित लेक, ठीक है। ये यहाँ पर हो गया श्री हरिकोटा आइलैंड और इधर आप लोगों को देखने को मिलेगा बे ऑफ बंगाल। यहाँ पर अब देखिएगा लोकेशन, ये देखिए, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन है, ये हो गया यहाँ पर बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ से लॉन्च किया जाता है जो यहाँ पर सैटेलाइट हमारी कंट्री में। दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पर जो बोला गया है ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, बोला गया है ओनली सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। फर्स्ट आंसर यहाँ पर सही है, क्योंकि हमारी कंट्री में केरला में आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसे थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चर के नाम से पुकारा जाता है। तिरुवनंतपुरम केरला के अंदर में है ये इसरो का सेंटर। तो दो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। श्री हरिकोटा से अभी कई सारे लॉन्च किए जा रहे हैं, जैसे पीएसएलवी जीएसएलवी के यहाँ पर ये श्री हरिकोटा से लॉन्च किए जा रहे हैं, ठीक है। तो दो सेंटर है हमारी कंट्री में, ये एक आंध्र प्रदेश के अंदर और दूसरा केरला के अंदर। जो चंद्रयान 2 अभी लॉन्च किया गया है वो किस से लॉन्च किया गया? आंध्र प्रदेश से किया गया फिर केरला से किया गया है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, काफी रिसेंटली न्यूज में यहाँ पर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA, तो ये यहाँ पर रिसेंटली अभी न्यूज में था, खासकर मध्य प्रदेश को लेकर इसी के बारे में बात की जा रही है। इस्टेब्लिश किया गया इसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा 2005 में। दूसरा बोला गया कि यहाँ पर ये यूनियन जो मिनिस्टर है इन्वायरमेंट वो एज ए चेयरमैन की तरीके से एक्ट करते हैं। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया वन ओनली, बी में टू ओनली, सी में बोला गया बोथ वन एंड टू, डी में बोला गया नाइदर वन नो टू। तो ये जो पहली स्टेटमेंट है यहाँ पर ये तो गलत है, सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हो गया यहाँ पर बी। थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन जो अथॉरिटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इनके एक लॉ के द्वारा बनाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ जो इन्वायरमेंट एंड द फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के द्वारा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 यहाँ पर एक तरीके से इसमें अमेंडमेंट किया गया 2006 में, तो यहाँ पर इसको टाइगर कंजर्वेशन के लिए स्ट्रेंथन किया गया। इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, इन्वायरमेंट मिनिस्टर यहाँ पर एज ए चेयरमैन की तरीके से काम करते हैं। बिलो चेयरमैन यहाँ पर प्रोफेशनल होते हैं जो कि क्वालिफाई करते हैं एज ए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में, तब यहाँ पर इसका पार्ट बन सकते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा से 1 और 2 लोकसभा से आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जब यहाँ पर बात करते हैं इससे रिलेटेड जो कमेटी है जो यहाँ पर ये चीजें देखती है, यानी कि जो चेयरमैन के नीचे टोटल 8 एक्सपर्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इसमें कौन कौन है यहाँ पर? ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 1 जो यहाँ पर राज्यसभा से और लोकसभा से 2। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट जो होगा ये यहाँ पर एक्स ऑफिसियो मेंबर सेक्रेटरी की तरीके से काम करेगा। एक्स ऑफिसियो का मतलब क्या होता है? जैसे ही इंस्पेक्टर जनरल की पोस्ट पर पहुंचेगा ये इनडायरेक्ट वे में पोस्ट मिल जाएगी, तो ये समझ सकते हैं आप लोग। आंसर क्या हो गया? आंसर बी हो गया। आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात कर रहा है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के बारे में। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, बात कर रहे हैं यहाँ पर कि किसके द्वारा रिलीज किया जाता है।
पहली स्टेटमेंट बोला गया एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा, दूसरा बोला गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा, तीसरा बोला गया ऑफिस ऑफ यूएन कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट के द्वारा, चौथा बोला गया वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ए बी सी या फिर डी? तो जो आंसर इसका सही है वो है यहाँ पर डी, यानी कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा। अमेरिका में ये इंडिपेंडेंट यहाँ पर मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पर वर्क करती है एडवांस करने के लिए रूल ऑफ लॉ अराउंड द वर्ल्ड। ये यहाँ पर 8 डायमेंशन लेकर चलती है जिसके द्वारा अपना इंडेक्स यानी कि डेटा तैयार करती है। लिमिटेड गवर्नमेंट पावर, एब्सेंस ऑफ करप्शन, ऑर्डर एंड द सिक्योरिटी, फंडामेंटल राइट, ओपन गवर्नमेंट, रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट, सिविल जस्टिस और क्रिमिनल जस्टिस। अगर ये 8 इंडिकेटर है सही किसी कंट्री में तो वो कंट्री यहां पर इस इंडेक्स में अच्छी पोजीशन पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2018 में पूछा जा चुका है। आगे आप लोगों से कोई ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि 3 इंडिकेटर यहां पर इसका दे देगा और चौथा इंडिकेटर देकर पूछेगा कि कौन सा इंडिकेटर नहीं है यहां पर जो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के थ्रू जो यहां पर ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। जैसे कि अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं, तो आइडिया रखिएगा माइंड में जरूर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में। तो बोला जा रहा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। बोला जा रहा है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक कॉन्सेप्ट है जो कि बेटर एक्सप्लेन किया जाता है इन द टर्म्स ऑफ प्रोसीजर, जिसके थ्रू ये होता है उससे एक्सप्लेन किया जाता है। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कि कोई कंट्री एक्यूमुलेट करती है मोर ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज उसकी नॉलेज स्किल और जो कैपेबिलिटी है उसकी कंट्री में वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि अगर ज्यादा कैपिटल अपने पास में रखना चाहता है तो उसको नॉलेज स्किल लेवल और ये कैपेसिटी सब बढ़ाना पड़ेगा। ये है यहाँ पर इसके बारे में बात कर रहा है। तीसरा बोला गया कि ये एक टेंजेबल वेल्थ है। चौथा बोला गया यहाँ पर ये एक्यूमुलेशन है इनटेंजेबल वेल्थ का। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया 2 and 4, डी में बोला गया 1, 3 and 4। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोग आंसर बताइए, ए बी सी या फिर डी। सही आंसर है इसका सी। समझ लेते हैं कैसे। पहला तो बोला गया एक प्रोसीजर है, आप एक इंसान है, मैं भी एक इंसान हूं, हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, कुछ जान रहे हैं, उसके बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप को एक ऐसा इंसान बना रहे हैं ताकि हम लोग अपनी कंट्री के डेवलपमेंट में काम कर सके, कहीं इंप्लॉयमेंट कर सके तो आप लोग यहाँ पर इसकी सैलरी मिलेगी, खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आप लोग सर्विस प्रोवाइड कराएंगे किसी पर्टिकुलर एरिया में जाकर, तो हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में यहाँ पर काम हो रहा है। पर लेकिन वो तब होगा जब हम लोग डेवलप होंगे। तो ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए अच्छी हेल्थ चाहिए, अच्छी एजुकेशन चाहिए, और इसके थ्रू जब प्रोसीजर से होकर गुजरेगा तो अच्छा इंप्लॉयमेंट वो कर पाएगा। तो ये है पहली स्टेटमेंट जो कि करेक्ट है। बोला गया कि इंडिविजुअल जो एक्यूमुलेट करता है मोर वेल्थ, तो ये इससे कनेक्टेड नहीं है। ह्यूमन जो कैपिटल फॉर्मेशन है मोर वेल्थ से कोई मतलब नहीं है। बोला जा रहा है टेंजेबल वेल्थ है। टेंजेबल क्या होता है? लैपटॉप है, एक दिन टूटेगा जरूर, मोबाइल एक दिन टूटेगा जरूर, पर लेकिन इंटेंजेबल क्या है? इंटेंजेबल ऐसे है जैसे मान लीजिए कोई डांस, ठीक है, डांस की कोई फॉर्म है, वो यहां पर हजारों साल से चली हुई आ रही है, इसी तरीके से चलती रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये इंटेंजेबल चीज होती है। मान लीजिए आप लोगों ने कोई नॉलेज ले ली, वो इंटेंजेबल चीज है। ठीक है, तो उसको आप लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि नॉलेज खत्म हो जाएगी, वो आप लोगों के साथ में ही रहेगी। आप लोग चले जाएंगे तो आप लोगों के साथ में ही नॉलेज जाएगी। वो तो इंटेंजेबल होती है जिसको यहाँ पर डिस्ट्रॉय न किया जा सके, जो जिसको मारा ना जा सके। जैसे हवा ले सकते हैं, सूरज ले सकते हैं, ये इंटेंजेबल है। ये लेकिन अगर कोई लैपटॉप ले लीजिए, कोई पेड़ पौधा ले लीजिए, कोई और चीज ले लीजिए, ये किसी न किसी टाइम पर जाकर टूट जाएंगे, ये टेंजेबल है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर अगर ह्यूमन कैपिटल बनता है तो ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर इंटेंजेबल है, यानी कि अमूर्त है, क्योंकि आप लोग की स्किल कोई आप लोगों से चुरा नहीं सकता है, वो आप लोगों के पास में ही रहेगी। ठीक है, वो कम नहीं होगी और आप लोगों को बढ़ती हुई नजर आएगी। तो 2 and 4 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन और यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग है, बात की जा रही है अगर इंक्लूड करते हैं एब्सोल्यूट और पर कैपिटा जो यहाँ पर रियल जीएनपी है, ठीक है ना, तो कंट्री की अगर जीएनपी को यहाँ पर आप लोग इंक्रीज करते हैं तो ये बोला है कि ये कनेक्ट नहीं है हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इफ, यानी कि अगर यहाँ पर ये बढ़ जाती है फिर भी हायर लेवल का इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा अगर इनमें से कोई स्टेटमेंट यहाँ पर काम करती है तो, यानी कि इंडस्ट्रियल आउटपुट फेल हो जाता है ये एक तरीके से पेस रखने में, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं तालमेल बनाने में एग्रीकल्चर के साथ में, यानी कि इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में तालमेल नहीं बनता है तब फेल हो जाता है। एग्रीकल्चर आउटपुट फेल हो जाता है यहाँ पर पेस रखने के लिए इंडस्ट्रियल आउटपुट के साथ में, यानी कि अपोजिट बात की जा रही है। यहाँ पर बोला इंडस्ट्रियल आउटपुट एग्रीकल्चर के साथ में, यहाँ पर एग्रीकल्चर आउटपुट इंडस्ट्रियल आउटपुट के साथ में। तीसरा बोला गया पोवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है, तब यहाँ पर ये काम नहीं कर पाता ढंग से। चौथा बोला गया इंपोर्ट ग्रो होता है फास्टर देन द एक्सपोर्ट। तो जो सही आंसर है इसका ये है यहाँ पर सी, ए बी सी डी में यहाँ पर सी हो गया। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि अगर गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा तो फिर इसका कोई मतलब यहाँ पर बनता नहीं है। आप लोग बोल सकते हैं कि जॉबलेस ग्रोथ कई बार देखने को मिलता है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, वो एक तरीके से नेगेटिव है, हमारी कंट्री के लिए फायदेमंद वो नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर ये मेम बेस्ड क्वेश्चन है, बात की जा रही है कौन सा सिकुड़ता जा रहा है और ड्राई होता जा रहा है यहाँ पर, ये रिसेंटली अभी ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, यानी कि इंसानों की हरकतों की वजह से। एरियल सी, ब्लैक सी, लेक बैकल। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? ए में बोला गया है 1 ओनली, बी में बोला गया 2 and 3 ओनली, सी में बोला गया 2 ओनली, डी में बोला गया 1 and 3 ओनली। तो सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है वो पड़ रहा है यहाँ पर एरियल सी के ऊपर, ठीक है। तो ये सिकुड़ता हुआ जा रहा है, यहाँ पर काफी नेगेटिव इंपैक्ट इसका ह्यूमन एक्टिविटी के ऊपर पड़ रहा है। चलिए आप लोगों के लिए यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया, तीनों को जाकर मैप में निहारेगा कि इनकी लोकेशन कहां पर है, ठीक है। तो ये आप लोग होमवर्क की तरीके से इसको ले सकते हैं। बाकी जो आज का एक होमवर्क का क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो भी एटीएम है वो एक दूसरे के साथ में लिंक किसके द्वारा रहते हैं? इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड के द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। 2018 में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। कल जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था इसका आंसर था यहाँ पर डी, यानी कि कोई सी भी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट नहीं है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है, दोनों कंट्री में नहीं। आप लोगों को यहाँ पर मतलब डबल टैक्स अवॉइडेंस के अंडर में नहीं आएगा। यहाँ पर जो बात करते हैं, अगर एडवर्टीजमेंट यहाँ पर किसी दूसरी कंट्री में जाकर कोई नॉन रेजिडेंट एंटिटी प्रोवाइड कराती है और इनकम टैक्स यहाँ पर इसके ऊपर नहीं लगता, तो कौन सा टैक्स लगता है यहाँ पर? बिजनेस ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है यहाँ पर, ठीक है ना। और डबल टैक्स अवॉइडेंस के अंडर में भी नहीं आता है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया डी। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर पसंद आता है तो लेक्चर लाइक करना मत भूलिए, और इसी के साथ में आप लोग इसी के साथ में चीजों को शेयर जरूर किया कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये चीजें पहुंचाई जा सके। अगर आप लोगों को फायदा हो रहा है तो दूसरों को भी फायदा जरूर होगा।